नमस्ते और दी ओपन माइक के इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो थोड़ा परेशान करने वाला है। हाँ बिल्कुल। एक ऐसी घटना है जो सुनने में शायद किसी फिल्म की कहानी लगे, लेकिन ये हमारी सामाजिक सच्चाई का एक बहुत कड़वा हिस्सा है। सही कहा। तो हमारे सुनने वालों के लिए मैं पहले थोड़ा संदर्भ दे देती हूँ। ये घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से सामने आई है। शादीपुर इलाके की बात है। और ये सिर्फ एक आम खबर नहीं है जिसे पढ़कर लोग आगे बढ़ जाएं। ये मानव मनोविज्ञान का और हमारे समाज के उस जटिल ढांचे का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। मतलब हम हमेशा कहते हैं ना कि घर की बातें घर की चार दीवारी के अंदर ही रहनी चाहिए। बिल्कुल। हमारी सामाजिक संरचना में परिवार की प्राइवेसी या निजता को बहुत अहमियत दी जाती है। हाँ, लेकिन इस मामले में वो चार दीवारी अचानक से टूट गई। सारे रहस्य बीच सड़क पर आ गए और सैकड़ों लोगों के सामने एक तमाशा बन गए। और यही आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य भी है। हमें सिर्फ इस सनसनीखेज घटना का विवरण नहीं देना है, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें उन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परतों को उधेड़ना है जो ये तय करती है कि हम निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच की रेखा को आखिर कैसे देखते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि जो कुछ सड़क पर हुआ ना, उसकी शुरुआत घर के अंदर से ही हुई थी। जाहिर सी बात है, कोई भी विवाद एकदम से सड़क पे नहीं आ जाता। तो जानकारी के मुताबिक एक युवती अपनी मौसी के घर रहने आई थी और ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं थी, वो काफी समय से वहां थी। हाँ। फिर एक दिन जब उस युवती के परिवार वाले, मतलब उसके माता पिता और बाकी सदस्य, उसे वापस ले जाने के लिए मौसी के घर पहुंचे तो मामला एकदम से पलट गया। क्योंकि उम्मीद यही थी कि वो शांति से अपना सामान बांधेगी और परिवार के साथ वापस चली जाएगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपना सामान बांधने के बजाय साफ तौर पर वापस लौटने से इनकार कर दिया। और ये जो इनकार था ना, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था। एक पारंपरिक पारिवारिक ढांचे में इस तरह के इनकार के बहुत गहरे अर्थ होते हैं। मतलब बड़ों के फैसले को चुनौती देना। बिल्कुल। जब परिवार के बड़े कोई फैसला लेते हैं तो अक्सर यही उम्मीद की जाती है कि युवा सदस्य और खासकर महिलाएं बिना किसी विरोध के उसे मान लेंगी। हाँ, वो तो है। ऐसे में उस युवती का अपने ही परिवार के सामने इतनी दृढ़ता से खड़े होना और साफ मना कर देना उस पूरी पारिवारिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। मुझे लगता है ये सिर्फ एक असहमति नहीं थी, ये शायद किसी दबी हुई मानसिक उथल-पुथल का विस्फोट था। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, विस्फोट। और जब इस तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव अचानक से फटता है तो स्थिति किसी की भी कंट्रोल में नहीं रहती। और यही वो मोड़ था जहां से ये पूरा विवाद एक निजी घर से निकलकर पब्लिक स्पेस में, मतलब सड़क पर आ गया। घर के अंदर की आवाजें इतनी तेज हो गई कि आस पड़ोस के लोगों को बाहर आना पड़ा। हाँ, आवाजें तेज हुईं, लोग घरों से बाहर निकले और जो राहगीर सड़क से गुजर रहे थे वो भी रुक गए। देखते ही देखते वो आम सी सड़क एक रंगमंच बन गई। और चश्मदीदों का जो कहना है उसके हिसाब से ये कोई 2-4 मिनट का गुस्सा नहीं था। ये ड्रामा कई घंटों तक चलता रहा। कई घंटों तक? मतलब सड़क पर ट्रैफिक धीमा हो गया, लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और सबसे अजीब बात बताऊं? हाँ बताइए। लोग बीच बचाव करने के बजाय अपने मोबाइल फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। ये आज के डिजिटल युग की सबसे चिंताजनक बात है। इसे मनोविज्ञान में हम बाईस्टैंडर इफेक्ट भी कहते हैं। बाईस्टैंडर इफेक्ट मतलब दर्शक बन के खड़े रहना। हाँ, जब भीड़ का हर एक इंसान ये मान लेता है कि स्थिति को संभालना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो बस एक तमाशा देखते हैं। बिल्कुल। जब कोई इंसान इतने गहरे मानसिक या भावनात्मक संकट से गुजर रहा होता है तो उसे इंसानी हमदर्दी चाहिए होती है। लेकिन आज का समाज ऐसे पलों को सिर्फ एक पब्लिक स्पेक्टेकल की तरह देखता है। और ये जो हर चीज का वीडियो बनाने की बीमारी है ना, ये इंसान के दर्द को सिर्फ एक कंटेंट में बदल देती है। जो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे उन्हें उस युवती की मानसिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं था। वो पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुके थे। और इस संवेदनहीनता के बीच वो जो संघर्ष था वो और भी हिंसक होता जा रहा था। जब युवती ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो रिश्तेदारों ने जबरदस्ती शुरू कर दी। शारीरिक बल का प्रयोग किया गया। हाँ, उसे जबरन एक ऑटो रिक्शा में बिठाने की कोशिश की गई। आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ परिवार वाले उसे खींच रहे हैं और दूसरी तरफ वो पूरी ताकत से विरोध कर रही है, चीख रही है। और ये सब कुछ सैकड़ों अजनबियों की आंखों के सामने हो रहा था। फिर भी किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। किसी ने नहीं पूछा कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारे समाज का एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। अगर यही जबरदस्ती कोई अनजान आदमी कर रहा होता तो भीड़ तुरंत उस पर टूट पड़ती। बिल्कुल, भीड़ उग्र हो जाती और उस लड़की को बचाने आ जाती।
लेकिन क्योंकि ये सब उसके अपने परिवार वाले कर रहे थे तो लोगों ने इसे एक निजी पारिवारिक मामला मान लिया और अपनी आंखें मूंद लीं। हाँ, समाज परिवार के नाम पर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती को एक खामोश स्वीकृति दे लेता है। परिवार वालों को भी शायद यही लग रहा होगा कि वो अपना हक जता रहे हैं। उन्हें लगा ही नहीं होगा कि पब्लिक में घसीटना उस युवती को मानसिक रूप से कितना आहत कर रहा है। वो सिर्फ अपना कंट्रोल वापस पाना चाहते थे। अब यहाँ से ये कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प और सच कहूं तो चौंकाने वाली हो जाती है, क्योंकि उस भारी भीड़ के सामने उस युवती ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको सन्न कर दिया। वो बयान ही इस पूरे विवाद का टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। जब उसे ऑटो में धकेला जा रहा था तो उसने ऐलान किया कि वो हमेशा के लिए वहीं रुकना चाहती है, और किसके साथ? अपने मौसा के साथ, उनकी पत्नी के रूप में। सामाजिक और सांस्कृतिक नजरिए से देखा जाए तो ये दावा किसी भूचाल से कम नहीं है। बिल्कुल। मौसा और भतीजी या भांजी का जो रिश्ता होता है वो हमारे समाज में पिता और बेटी के रिश्ते के बराबर माना जाता है। और सार्वजनिक रूप से ऐसा बयान देना उन सभी स्थापित मर्यादाओं पर सीधा प्रहार था। लोगों का विचलित होना स्वाभाविक था। और उसने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, अपने परिवार के कड़े विरोध के बावजूद उसने एक दलील दी। उसने कहा सबकी 2 पत्नियां होती हैं। ये बहुत ही अजीब तर्क था। हाँ, उसने ये बात इतनी सहजता से कही जैसी ये कोई बहुत ही आम सामाजिक नियम हो। इतनी भीड़ के सामने भी वो अपने रुख पर कायम रही। अगर हम इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो ये जो वाक्य है, सबकी 2 पत्नियां होती हैं, ये दरअसल एक कॉग्निटिव डिसोनेंस या चरम मनोवैज्ञानिक बचाव का तरीका है। मतलब वो खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल। वो जानती है कि समाज में ऐसे रिश्ते या बहुविवाह कानूनी और सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, वर्जित है पूरी तरह से। हाँ, लेकिन जब इंसान किसी ऐसी इच्छा को वैध ठहराना चाहता है जिसे दुनिया अपराध मानती है, तो उसका दिमाग ऐसे तर्क गढ़ने लगता है जो उसके अपराध बोध को कम कर सकें। वो अपने लिए एक समानांतर वास्तविकता बना रही थी जहां उसका सोचना सही था। सही कहा। वो इस कृत्य को सामान्य बनाने के लिए समाज के नियमों की अपने तरीके से व्याख्या कर रही थी, और इस एक बयान ने पूरे मोहल्ले के लिए उस परिवार को हमेशा के लिए रहस्यों के घेरे में ला खड़ा किया। आस पड़ोस के लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि जिस परिवार को वो इतने सालों से जानते हैं, उसके बंद दरवाजों के पीछे आखिर चल क्या रहा था। पर ये सब एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हमें कहानी के पिछले हिस्से में जाना होगा। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि वो युवती लगभग 18 महीने पहले अपनी मौसी के घर आई थी। 1.5 साल का समय बहुत लंबा होता है। हाँ, और उसके आने का जो कारण था वो बहुत ही सामान्य और सकारात्मक था। मौसी के परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ था और वो एक मेडिकल स्थिति में मदद करने के लिए आई थी। भारतीय समाज में ये बहुत आम बात है। संकट के समय या प्रसव के दौरान रिश्तेदारों का आकर रुकना और मदद करना हमारी परंपरा का हिस्सा है। शुरुआत तो हमदर्दी और परिवार की मदद करने के इरादे से ही हुई थी, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब ऐसी अस्थायी व्यवस्थाओं की कोई समय सीमा तय नहीं होती। यही इस पूरी घटना की आधारशिला है। 18 महीने का समय किसी भी इंसान के भावनात्मक जुड़ाव को बदलने के लिए काफी होता है। जब आप एक ही घर में इतने लंबे समय तक रहते हैं तो दिनचर्या साझा होती है, भावनाएं जुड़ जाती हैं, और रिश्तों की वो जो पारंपरिक सीमाएं होती हैं वो धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं। दैनिक जीवन की घनिष्ठता उन फासलों को खत्म कर देती है जो ऐसे रिश्तों में बनाए रखने चाहिए। और मौसी के पक्ष से जो बातें सामने आई हैं वो भी इसी बात की पुष्टि करती हैं। उनका कहना है कि ये सड़क पर जो हंगामा हुआ ये अचानक नहीं था। घर के अंदर पहले भी इस बात पर बहस हो चुकी थी। हाँ, इस मुद्दे को लेकर पहले भी गंभीर विवाद हुए थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग है। ये साबित करता है कि ये एक सुलगती हुई आग थी जिसे घर के अंदर दबाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब परिवार का आंतरिक ढांचा उस तनाव को नहीं संभाल पाया तो आखिरकार बाहर वालों का हस्तक्षेप हुआ और ये सड़क पर फूट पड़ा। जो आग 18 महीनों से सुलग रही थी वो एक दिन ज्वालामुखी बनकर फट गई। अब इतने बड़े हंगामे और इन सब खुलासों के बाद श्रोताओं के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस ड्रामे का अंत कैसे हुआ। ये जानना बहुत जरूरी है। तो घंटों तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे और जोर जबरदस्ती के बाद परिवार वाले आखिरकार उस युवती को अपने साथ ले जाने में सफल रहे। उनके जाने के बाद ही वो भीड़ वहां से हटी और ट्रैफिक वापस सामान्य हो सका। लेकिन यहाँ एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य है।
बीच सड़क पर इतनी जोर जबरदस्ती हुई, घंटों तक हंगामा चला, कानून व्यवस्था बाधित हुई, फिर भी पुलिस में कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई। कोई कंप्लेंट नहीं? बिल्कुल नहीं। और इसका कारण क्या बताया गया? कि ये पूरी तरह से एक पारिवारिक मामला है। और यहीं पर हमारे समाज की न्याय व्यवस्था और मान्यताओं के बीच का एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया उजागर होता है। पारिवारिक मामला, ये शब्द तो जैसे घाल बन गया है। बिल्कुल। एक ऐसी ढाल जिसके पीछे अनगिनत अनियमितताओं को छिपा लिया जाता है। सोचने वाली बात है कि जब कोई घटना पब्लिक स्पेस में हो रही है, सैकड़ों लोगों का रास्ता रोका जा रहा है, एक नागरिक को उसकी इच्छा के खिलाफ घसीटा जा रहा है, तो क्या वो सिर्फ इसलिए कानूनी जांच से बाहर हो जाती है क्योंकि शामिल लोग आपस में रिश्तेदार हैं? यही सवाल पूरे समाज के काम करने के तरीके पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और फतेहपुर के उस इलाके में भी लोगों की राय अब पूरी तरह से बटी हुई है। स्वाभाविक है। एक वर्ग अभी भी यही मानता है कि परिवार की बातें घर के भीतर रहनी चाहिए थी और परिवार को पूरा हक है कि वो अपने सदस्यों को जैसे चाहे कंट्रोल करे। और दूसरा वर्ग क्या सोच रहा है? दूसरा वर्ग हैरान है। वो ये सोच रहे हैं कि दिन के उजाले में एक महिला के अधिकारों का ऐसे हनन कैसे हो सकता है और कानून या समाज कुछ नहीं कर रहा। ये जो बटी हुई राय है, ये हमारी दोहरी मानसिकता को दिखाती हैं। हम कहते हैं कि हम एक आधुनिक समाज का हिस्सा हैं, लेकिन हमारी जड़ें आज भी उन्हीं पुरानी मान्यताओं में फंसी हैं, जो परिवार को हर व्यक्तिगत अधिकार से ऊपर रखती हैं। इस घटना ने उस इलाके के लोगों के भीतर एक गहरी असुरक्षा को जन्म दिया है। जब समाज के बनाए नैतिक नियम इतनी बेबाकी से तोड़े जाते हैं, तो हर व्यक्ति अपने आसपास के रिश्तों को शक की नजर से देखने लगता है। भले ही परिवार उस युवती को वहां से ले गया हो, लेकिन जो सवाल उस सड़क पर छूट गए हैं वो इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाले। वो लंबे समय तक लोगों के जहन में गूंजते रहेंगे। बिल्कुल। इस तरह की घटनाएं हमें दिखाती हैं कि समाज की सतह पर दिखने वाली शांति के नीचे कितना बड़ा उफान छिपा हो सकता है। इस चर्चा को समेटते हुए मैं बस एक गहरा विचार सामने रखना चाहता हूँ। जी बताइए। हमें ये सोचना होगा कि हमारे समाज में मदद करने, रिश्ते निभाने और उन रिश्तों में व्यक्तिगत सीमाओं को लांघने के बीच की जो रेखा है, वो कितनी धुंधली हो सकती है। बहुत ही महीन रेखा है। 18 महीने पहले एक नवजात शिशु की सहायता के नेक इरादे से शुरू हुई कहानी का इस तरह एक दर्दनाक तमाशे में बदलना, ये एक चेतावनी है कि बिना स्पष्ट सीमाओं के अच्छे इरादे भी विनाशकारी हो सकते हैं। बिल्कुल। और जब किसी घर की बंद चारदीवारी का सच इस तरह सड़क पर बिखरता है, तो वो महज एक घटना नहीं रह जाता, वो पूरे समाज के लिए एक दर्पण बन जाता है। एक ऐसा दर्पण जो हमें हमारी ही कमजोरियां दिखाता है। हाँ, वो हमें हमारी संवेदनहीनता, हमारे खोखले नियमों और पारिवारिक ढांचे की उन दरारों को दिखाता है जिन पर हम बात करने से कतराते हैं। और ये दर्पण हमें आत्मनिरीक्षण करने पर विवश करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक सभ्य समाज के रूप में हम कब हस्तक्षेप करते हैं और कब अपनी आंखें मूंद लेते हैं। यही वो सवाल है जो इस घटना के बाद हम सबके सामने खड़ा है। इसी विचारोत्तेजक और गहरे सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। द ओपन माइक के इस विशेष विश्लेषण को सुनने के लिए और हमारे साथ इस वैचारिक यात्रा में शामिल होने के लिए आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आज की इस चर्चा ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया होगा। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब हम किसी नए विषय पर गहन चर्चा करेंगे तो आप फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जागरूक रहें और अपने आसपास के समाज को एक नई समझ के साथ देखते रहें। द ओपन माइक सुनने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।